का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कर्मकांड पूजा पाठ से संबंधित प्रारंभिक विषय वस्तुओं का हम लोग ज्ञान एक दूसरे के सहारे बांटने का प्रयास करते हैं एवं मेरे द्वारा कुंडली प्रदेश की कक्षा प्रतिदिन नियमित रूप से की जाती है। हमारे द्वारा बहुत ही जल्द एक नई बिल्कुल बेसिक से प्रदेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि उस कक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह पर लिंक भी दे देंगे, वहां से भी शामिल आप हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज को मुहूर्त देखने के लिए कई चीजों को देखना होता है। मुख्य रूप से तिथि का चयन करना होता है। तो तिथि 5 होती है। तिथि 5 होता है। एक नंदा तिथि होता है, दूसरा भद्रा होता है, तीसरा जया होता है, चौथा रिक्ता होता है, पांचवा पूर्णा होता है। तो नंदा तिथियों में सामान्यतः कोई भी नया काम शुरू किया जाता है। कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं नंदा तिथियों में। जैसे कि मुहूर्त शास्त्रों में आप पढ़ेंगे तो वहां पर यह मिलेगा कि नंदा तिथियों में नवीन शिल्प आरंभ शुभ माना जाता है। नवीन वस्त्र पहनिए, नवीन कृषि कार्य कीजिए, सब घरेलू कार्य कोई नया हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी किसी चीजों की मनाही नहीं की गई। भद्रा तिथि के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यात्रा के लिए, विवाह के लिए, संस्कार के लिए, वाहन इत्यादि के लिए भद्रा तिथि भी अच्छी मानी गई है। जया तिथि भी बड़ा ही शुभ होता है। यह भी गृहारंभ इत्यादि में बहुत ही शुभ माने गए हैं जया तिथियां। हालांकि गृहारंभ के लिए या गृह प्रवेश के लिए कुछ द्वार दिशा का भी प्रमुखता है। तो हम लोग आज की कक्षा में यह समझने वाले हैं कि आवेदन परीक्षा के लिए आवेदन या नौकरी के लिए आवेदन हम लोग कब करें। यहाँ आवेदन करना है, कोई काम का शुरुआत करना है, किसी काम का शुरुआत करना है तो जया तिथि भी ठीक है। यहाँ तो गृहारंभ हो ही रहा है तो काम को, जीवन का वैसा चीज जो हमारे हमें भी लाभ देने वाला है, हमारे परिवार को भी लाभ देने वाला है, यानी कि हमारे वंशजों को भी लाभ देने वाला है, ऐसा काम गृहारंभ है। तो उसमें हम आवेदन क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब रही रिक्ता तिथियों की बात, तो रिक्ता तिथि अच्छा नहीं होता है। इसमें जो है धोखा देने वाली बात जितना है किसी को, हालांकि सभी प्रकार के कार्य होते हैं, यह ठीक नहीं माना जाता। हाँ, ऑपरेशन ठीक माने जाते हैं रिक्ता तिथि। तो रिक्ता तिथि सामान्यतः हमारे आगे बढ़ने वाले किसी कार्य के लिए यह उत्तम नहीं होता है। पूर्णा तिथि भी ठीक सभी कार्यों के लिए अच्छा माना गया है। परंतु इन पूर्णा तिथि में अमावस्या भी आता है। अमावस्या को भी पूर्णा तिथि ही कहा जाता है। यह उत्तम नहीं होता अमावस्या, क्योंकि उसके स्वामी पितर होते हैं। चंद्रमा पूर्ण बलहीन होता है। चंद्रमा पूर्ण बलहीन होता है, इसलिए अमावस्या के दिन यह उत्तम बात नहीं है। यह तो तिथियों के बारे में हम लोगों ने समझा कि कम से कम कौन सी तिथि ना हो, रिक्ता तिथि रिक्ता तिथि ना हो। दूसरी नंबर वाली बात, अब हम लोग आते हैं नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। तो नक्षत्रों में शुभ नक्षत्रों को 3 श्रेणी में बांटना चाहिए। नक्षत्रों को 3 श्रेणी में 3 श्रेणी में बांटने चाहिए। हमारे गुरु जब जब सामान्य बात आती है, कोई विशेष बात हो तो विशेष प्रकार से नक्षत्रों को देखेंगे, और सामान्यतः जितने कार्य हैं उनके लिए सामान्यतः देखने के लिए नक्षत्र को 3 श्रेणी में बांटने चाहिए। एक नक्षत्र वैसे जो गंडांत नक्षत्र है, दूसरा पंचक नक्षत्र है, तीसरा सामान्य हो गया। तो पंचक नक्षत्र सभी को याद रहता है। पंचक नक्षत्र सभी को याद रहता है। गंडांत नक्षत्र भी सभी
होता है। तो इसकी श्रेणी क्या ले, यानी कि गंडांत नक्षत्रों में, गंडांत नक्षत्रों को तो छोड़ ही देना चाहिए। तो अब गंडांत नक्षत्र कौन है? एक तो रेवती हो गया, अश्विनी हो गया, मघा हो गया, मूल हो गया। दो नक्षत्र और बोलिए आप लोगों ने। गुरुजी ज्येष्ठा अश्लेषा। जी। अश्लेषा हुआ, ज्येष्ठा हो गया। चलिए ज्येष्ठा। तो कम से कम इन गंडांत नक्षत्रों में आवेदन वाली काम तो करने ही नहीं चाहिए। गंडांत नक्षत्रों में आवेदन वाले काम नहीं करने चाहिए। ना करने चाहिए, क्योंकि गंडांत नक्षत्रों में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होता है? चंद्रमा होता है। गंडांत नक्षत्र में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन चंद्रमा होता है? चंद्रमा ही होता है कि कौन होता है? चंद्रमा रहते हैं गुरुदेव। चंद्रमा रहता है। तो गंडांत नक्षत्र में चंद्रमा पीड़ित रहता है, इसलिए जब चंद्रमा ही पीड़ित हो तो क्या किया जाए? हाँ, अब जो ज्योतिष के जानते हैं उनके लिए मैं यह कह दूं कि सभी नक्षत्रों के सभी चरणों में, सभी नक्षत्रों के सभी चरणों में चंद्रमा पीड़ित नहीं रहता। जैसे कि रेवती के अंतिम चरण में ज्यादा पीड़ित है, रेवती के शुरू के समयों में प्रथम 6 घंटे उत्तम है, अश्विनी के अंतिम 6 घंटे उत्तम। इस प्रकार से अब गंडांत के बारे में जिसे जितनी ज्यादा जानकारी है उतना लाभ ले सकते हैं, नहीं तो कम से कम छोड़ दे। यदि अति आवश्यक है तो इसकी जानकारी जुटाएं कि किस नक्षत्र के किस चरण में गंडांत का महत्व कम होता है और बड़ा खराब होता है, और फल खराब होता है, और किस चरण में फल अत्यधिक होता है, उसका विचार करके कर सकते हैं। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई। जी गुरुदेव। पंचक नक्षत्र, देखिए होता आवेदन क्या है, आवेदन की प्रक्रिया को समझे। यह एक घर का शुभारंभ करते हैं जहां से एक बहुत बड़ी नींव बनती है, करते हैं, और हम उसके छाये के तले, यानी कि जब परीक्षा के लिए आवेदन देते हैं, परीक्षा पास करते हैं तो नौकरी मिलती है। वह एक घर ही है ना, एक प्रकार का। हालांकि घर तो आश्रय तो नहीं है, लेकिन आय का साधन है, आय के साधन रूपी घर कह सकते हैं उसको। तो यदि हो सके तो पंचक को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पंचक में जो विवाह के नक्षत्र हैं उनमें हम आवेदन कर सकते हैं। अन्य नक्षत्रों को भी देख ले, यदि शुभ है तो अच्छी बात है, शुभ है तो यहाँ पे हम लोगों ने तिथि एवं नक्षत्रों के बारे में समझा। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, कुछ और बातों की चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम संजय जी को निवेदन करेंगे कि वो पंचांग के सहारे फिर देखने का प्रयास करें। आवेदन के लिए मुख्यतः जो अच्छे होते हैं वह सामान्यतः कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? तो अश्विनी, रोहिणी, मृगीश्रा, पुनर्वास, पुख, तीनों उत्तरा, और श्रवण। और पंचक में का जो दो नक्षत्र ऐसा होता है जो पूर्वा से होता है ना, जी। कौन सा है वो? पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा। उत्तरा फाल्गुनी। तो उत्तरा तो यहाँ हम लोगों ने ले लिया, तीनों उत्तरा। पूर्वा पंचक नक्षत्र के पूर्वा फाल्गुनी जो होते हैं वह ज्यादा थोड़ा सा ये होता है, गड़बड़ होता है। अच्छा। हाँ, हम्म। शेष छोड़ दिया, शेष ठीक होता है। तो श्रवण भी ठीक है, धनिष्ठा भी ठीक है,
शतभिषा भी ठीक है, और रेवती के शुरू के 2 चरण ठीक है। रेवती अंत वाले 2 चरण जो है यह गणदांत, इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हमारे बाबा का कहना है कि रेवती के आधे भाग में, शुरू के आधे भाग में जब कम करते हैं तो अच्छी बात होती है, और रेवती के अंत में करते हैं तो चंद्रमा वहां थोड़ा खराब होता है, और शास्त्रों में भी वही बातें हैं। अब दिन कौन सा हो इसके लिए भी देखा जाए तो दिन के लिए क्रूरवार को छोड़कर, क्रूरवार में कौन से और पापाग्रहवार, तो क्रूरवार में एक ही दिन लिया गया है, मंगलवार, और अशुभ वार में एक ही दिन लिया गया है, शनिवार। सूर्यवार को नहीं लिया गया इसमें मुहूर्त में, इसलिए नहीं लिया गया कि सूर्य देव जो है वह पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि के कारक है। सूर्य देव भी क्रूर ग्रह है, ये पापग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ले सकते हैं कि पापग्रह के वारों को छोड़ दिया जाए। शनि पापग्रह भी है, मंगल भी पापग्रह है, सूर्य पापग्रह नहीं है। सूर्य को पापग्रह कहा गया है या क्रूर ग्रह कहा गया है? क्रूर ग्रह कहा गया है गुरुदेव। पापग्रह नहीं कहा गया है। मंगल को क्रूर एवं पापग्रह दोनों ही कहा गया दोनों है। कहा गया है। शनि को शनि को पापग्रह, पापग्रह कहा गया है। तो पापग्रह के वार में आवेदन न किया जाए। तिथि हो गया, नक्षत्र हो गया, दिन हो गया। अब 2 बातें और देखा जाता है, वह क्या, तो कि नाम से जिसको परीक्षा देना है, जिसको परीक्षा देना है उसे पूछें कि उसका नाम क्या है। अभी हम पूछ रहे हैं एक जजमान से भी, कहीं उठा ले फोन। हाँ, हेलो। हाँ गुरुजी, नमस्ते, प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। आपके बचवा का आवेदन कर दिया परीक्षा के लिए? नहीं, अभी नहीं किया। क्या नाम है उसका? पाठ। पार्थ, चल ठीक है। चंद्रमा मतलब कि नाम राशि या जन्म राशि क्या है? मेष लग्न है। ना, चंद्रमा किस राशि में है? कन्या राशि में। और चलिए यही पूछना था। यदि यही हम अभी परीक्षा के लिए आवेदन के मुहूर्त वाली क्लास ही चल रही है, तो हमने सोचा कि पूछ ही लेते हैं आप ही का, यानी कि कन्या राशि, नाम पूछ करके यह पता कर ले कि उसका राशि क्या है। नाम पूछ लेंगे अपने आप राशि पता चल जाएगी क्या हो गया। तो हाँ। अब इसके बाद में यह देखना चाहिए कि किसी पद के लिए, किसी कार्य के लिए, जब हम व्यवहारिक कार्य हो चाहे कोई भी कार्य हो, तो उस विषय वस्तु को ध्यान में जरूर देना चाहिए। परीक्षा किस चीज का होता है? मानसिक स्थिति का भी होता है। यदि नौकरी के लिए परीक्षा देना हो तो मुख्य रूप से नौकरी की ही परीक्षा के लिए लोग मुहूर्त निकलवाते हैं, आवेदन करवाते हैं। तो जिस रोज सामान्य परीक्षाओं के लिए कोई मुहूर्त नहीं पूछता, या सामान्य रूप से परीक्षा के आवेदन के लिए कोई मुहूर्त आपसे पूछता है? समान रूप से नहीं पूछा जाता है गुरुदेव। विशेष होता है तब परीक्षा क्या होता है? मानसिक स्थितियों का परीक्षा होता है, ज्ञान एवं मन दोनों का ही परीक्षा होता है। तो जिसके लिए जब परीक्षा का आवेदन का मुहूर्त हम देखते हैं तो उस रोज यह देखना चाहिए कि आवेदक का चंद्रमा बलवान हो, शुभ हो, लग्नेश भी शुभ हो। बलवान हो, लग्नेश भी बलवान हो, और यह भी बलवान हो, चंद्रमा भी बलवान हो। अच्छा हो।
बलवान हो, शुभ हो, अच्छा हो। तो अब यहाँ पर हम एक कुंडली बनाते हैं, जो मेष लग्न की कुंडली है। यदि इस बच्चे का परीक्षा के लिए यदि हम मुहूर्त बनाते हैं, पूछा जाता है, आजकल के जमाने में सभी व्यक्तियों को बच्चे का जन्म समय याद रहता है, लिखे हुए रहते हैं। नहीं याद रहता है तो फोन करके पूछ लेते हैं घरे की, हाँ कौना तारीख की जरा हुआ, कै बजे हुआ। तो उस समय अब जब संचार की जब दुनिया बढ़ी है, तो कुछ ही सेकंड में पता चल जाता है कि लग्न कौन है, देख लेते हैं हम लोग, निकल जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 यहीं पे चंद्रमा है, 7 8 9 10 11 12, अब एक हो गया। तो जातक का चंद्रमा, जिस रोज आवेदन करें चंद्रमा शुभ हो, बलवान हो। अगर लग्नेश भी अच्छा है तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा को जरूर देखें इस जातक से। अब हम लोग चलते हैं पंचांग पर। पंचांग के पन्ना आप संजय जी खोल ले और 2026 में यह देखें कि आने वाले दिनों में 2025-26 जो चल रही है अभी, तो आने वाले दिनों में अभी फिर पूछ लेते हैं कि आवेदन का दिन कब से कब तक का है। तो इस बीच में जब चल ही रही है क्लास तो खूब बढ़िया से हो जाए। हाँ हेलो, हाँ, ये परीक्षा का आवेदन का डेट कब तक, कब से कब तक का है? शायद एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन 20-22 तारीख तक है। 20-22 जनवरी तक है। हाँ, परीक्षा का अंतिम समय आवेदन करने का 20 जनवरी है। हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो अब इस 20 जनवरी के बीच में, आज से लेकर 20 जनवरी अभी 10 दिन का समय है। इन दिनों में देखा जाए कि जो हम लोगों ने पढ़ा अध्ययन किया उसके आलोक में क्या बनता है। यही माघ कृष्ण पक्ष का पन्ना आ जाएगा ना, माघ कृष्ण पक्ष का पन्ना। ना कृष्ण पक्ष का पन्ना गुरुदेव। अब यहाँ पर देखा जाए, हम लोगों ने पढ़ा चाहे पूर्वा नक्षत्र में होगा ही नहीं, हम भी पन्ना खोल रखे हैं। तो जो पूर्णिमा है, कृष्ण तो अमावस्या को तो करना ही नहीं है ना, ये तो अमावस्या हो गया रविवार, जी अमावस्या को नहीं होगा। उससे ऊपर 13 द्वादशी में मूल नक्षत्र है, नहीं होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में नहीं। अनुराधा ठीक नक्षत्र है, यह भी शुभ नक्षत्र माना जाता है। एकादशी तिथि भी ठीक है, बुधवार दिन भी है, अनुराधा ठीक है। जी, तो गुरुदेव वृश्चिक राशि की चंद्रमा बा। तब चंद्रमा खराब हो गए। तो पहले इन तिथियों को देखा जाए। अब इसके बाद में और भी देखे, आज कौन सा दिन हो गया, तिथि कौन सी है आज? आज तिथि हो गल गुरुदेव षष्ठी, पंचमी, तो पंचमी हो गई। तो पूर्वा हो अब गया। आज पंचमी है ना, हाँ आज पंचमी है। दिन में 10:09 तक, 10 मिनट तक ना। जी एक जी मिनट। उसके बाद में खष्टी हो जा रहा है, कल भी खष्टी है। तो कल खष्टी तिथि हो गया, ठीक है। शुक्रवार दिन हो गया, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी 4:14 तक शाम तक है, यह भी ठीक हो गया। और यह खष्टी तिथि में सूर्योदय हो रहा है और दिन में 10:21 तक है। त्रिमुहूर्त आदि दोष से आगे हो गया, यानी कि अब यह खष्टी तिथि पूरे दिन मान्य है किसी भी जी कार्य। जी तो यह भी उत्तम हो गया, मतलब कि तिथि भी मिली, दिन भी मिला, नक्षत्र भी मिल गए। एक योग यहाँ शोभन है, यह भी अच्छी बात है, शुभ योग है। और यहाँ भी शुभ शुभ ही है ना। जी
मतलब कि जो यह योग की प्रधानता ज्यादा है, इस योग की प्रधानता ज्यादा है, इसको तो मानना ही चाहिए। यह शुभ योग हो गया, यह जो है तिथिवार नक्षत्र इत्यादि के संयोग से जो योग बनते हैं वह योग है, ठीक है। इसके बाद में इधर देखा जाए, कन्या राशि के चंद्रमा है गुरुदेव। हाँ ठीक तो है। फिर चंद्रमा जन्म राशि के चंद्रमा पर, जन्म राशि में जहाँ पे चंद्रमा है वहीं पे तो चंद्रमा गोचर कर रहा है ना, फिर जी जी जी। तो इसको खराब कैसे कह देंगे? खराब कहा जा सकता है क्या? जी नहीं। इसको खराब नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर यह जन्म राशि कुछ दूसरी होती और फिर वह चंद्रमा छठे जन्म राशि से छठे में चंद्रमा होते तो अशुभ हो जाता। जी तो तो जन्म राशि को ही केंद्र मान लीजिए ना। जन्म राशि को अगर लग्न मानते हैं चंद्र राशि को, तो 6 नंबर की राशि हुई जन्म राशि, यानी कि चंद्र लग्न या हो गया, चंद्रमा यहाँ पर है, तो फिर गोचर में भी तो चंद्रमा यहीं पे आ गया, तो यह शुभ हुआ या अशुभ हो गया? जी शुभ हो गया गुरुदेव। शुभ है। अगर यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में अब यहाँ से यहाँ तक रहेगा वो भी ठीक, यहाँ तक ठीक है, तो तुला में है तो नीचाभिलाषी हो गया, छोड़िए यह भी गड़बड़ हो गया। यह हो गया तो नीच राशि का हो गया, तो लग्न कुंडली से भी 8वें भाव में नीच राशि का हो गया। इसके बाद में चंद्र कुंडली से संचार भाव में चंद्रमा नीच का हो गया, तो गड़बड़ हो गया ना। जी जी जी। संचारे काम नहीं करेगा। उपचय भाव में नीच के ग्रह बड़े खराब फल देते हैं। अब यहाँ देखें चंद्रमा धनु राशि में, तो चंद्रमा तो यहाँ पर एक तिथि कौन सी बनी हम लोगों को, यहाँ पर जो बनी कल 9 तारीख के दिन, जी जी शुक्रवार को। शुक्रवार को जो बना, यह रवि योग सायं 4:54 यहाँ पर रवि योग भी लग रहा है, तो रवि योग शुभ योग होता है। उसके बाद आगे चल रहा है शुक्र नंदा सिद्ध योगा। हाँ, यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी दिन 10:42 यानी कि उपरांत, यानी 10:42 के बाद में सर्वार्थ सिद्धि योग भी हुआ। तो मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि हम इनका ही हम लोग इन्हीं का चयन करें, मतलब हम लोगों को देखना क्या है कि जब तिथि भी ठीक हो गया, नक्षत्र भी ठीक हो गया, योग भी ठीक हो गया, करण भी ठीक ही है, वैधृतिकरण इत्यादि नहीं है, चलिए ठीक है, शुभ योग हो गया है, तो पांचों लगभग ठीक ही बने। फिर इसके अलावे भी जब पांचों ठीक है तभी तो वहाँ अलग अलग प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। गुरु जी वैधृति योग अच्छा होता है? ना ना, वैधृति योग यह नहीं ना है। वैधृति योग देखिए ना, 9:1 तक है ना, ये घटी पल है, 9:1 तक क्या है, उसके बाद में तो कर्ण बदल गया ना। कर्ण एक दिन में 2 कर्ण भोग करते हैं, जैसे कि कौलव कर्ण। ठीक है ना? हाँ जी, एक दिन में 2 कर्ण व्यतीत होते हैं। तो आप ये तो कुछ करिए। एक दिन में 2 कर्ण व्यतीत करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि इधर मिला ही नहीं, अगर अनुराधा नक्षत्र है तो चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, यह भी ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पर यह अमावस्या के बाद में यदि देखा जाए तो प्रतिपदा को तो होगा ही नहीं। शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा उत्तम नहीं होता। शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा उत्तम नहीं होता। सोमवार दिन है, यह भी ठीक नहीं है, हालांकि नक्षत्र ठीक है। वज्र योग है, और इधर भी देखें तो जो तिथि नक्षत्र इत्यादि के संयोग से ये योग बनता है वह मृत्यु योग दर्शा रहा है, यह भी ठीक नहीं है। उसके बाद में पंचमी शुक्रवार के गुरुदेव, हाँ, पंचमी शुक्रवार यहाँ पर तो पूर्वानु आ गया जी, दिन में पूर्वा है 1:34 ले।
हाँ, ओकरा बाद में उतरा हो रहा है, ठीक है। तो उससे पहले देखा जाए धनिष्ठा, धनिष्ठा शतभिषा भी तो है। तो तो यह जो तृतीया, व्यतिपात योग है, हाँ, व्यतिपात योग है। तब तक गड़बड़ हो गया। तो व्यतिपात योग एक गलत बन गया, तो फिर यहाँ देखिए एक यह शुभ बना दो, और भी इधर देखे पंचांग में कि कोई अच्छा योग बन रहा है कि ना बन रहा है, कोई अच्छा तो योग बन रहा है। उधर मित्र योग है या उधर गर गर करण है? तो ना ठीक ना, उसके आगे भी तो जो योग लिख दिए जाते हैं, सवार सिद्ध योग, रवि योग, पुष्कर योग, कोई योग अगर है तो यह फिर इसका मान्यता समाप्त हो जाता है, यदि उधर लिखा हुआ है। तो यदि नहीं लिखा हुआ तो छोड़िए इसको। अब यहाँ शुक्रवार को देख रहे हैं, परिध योग है, ठीक है, जो भी है। तो यह 23 तारीख भी तो आ जा रहा है ना। जी वो जो आपने जो तारीख बतलाया वह कितने तारीख को है? 23 तारीख है। जी। वह ठीक नहीं है। अगर हम मंगलवार को, हाँ, अगर हम मंगलवार को ही अगर करते हैं तो मंगलवार को भी किया जा सकता है। तो मंगलवार भी द्वितीय तिथि ठीक है, श्रवण नक्षत्र ठीक है, सिद्धि योग ठीक होगा। तो और भी पढ़ ले, अब मंगलवार ही तो एक खराब है, मंगलवार ही तो खराब है। चंद्रमा जो है मकर राशि के हैं, चंद्रमा मकर राशि के हैं, और द्वितीय तिथि भी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यदि अब यहाँ पर परीक्षा अगर वह सेना पुलिस के लिए दे रहा हो, फिर क्या होगा? तो मंगलवार ठीक है गुरुदेव, सेना सेना के लिए। हाँ, अगर पुलिस में बहाली वहाली के लिए अगर वह व्यक्ति अगर आवेदन कर रहा हो तो मंगलवार को भी ठीक है, जी 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 द्वितीय तिथि को ठीक है। जी। प्रतिपदा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिपदा के चंद्रमा खराब रहते हैं, जी और वज्र योग भी है, उत्तरा नक्षत्र तो है ठीक। अब तो यहाँ पर यह हो गया कि हम लोगों ने यदि परीक्षा, यदि आवेदन सेना पुलिस से संबंधित है तो द्वितीय तिथि को भी कर सकते थे। द्वितीय तिथि तारीख कितना है? 20 तारीख है, जी अंतिम दिन है, जी दिया जा सकता है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर तो मुहूर्त हम लोगों ने देख लिया। मुहूर्त देखने के बाद में अब होता है कि थोड़ा सा किस समय में दें, किस समय में दें आवेदन, यानी कि मतलब सब कुछ कर लिया है, सबमिट करना है, सबमिट जी। करना आखिरी। तो समय कौन सा होगा, कितने बजे, कब? मंगलवार के दिन है गुरुदेव, द्वितीय। ना, अब तो दिन छोड़ दीजिए ना, दिन में यह निश्चय हो गया कि हम कभी भी कर सकते हैं। यानी कि 2 दिन हम लोगों ने चयन किया। हम लोगों ने कौन कौन से दिन चयन कर लिए? 2 दिन चयन हुआ है ना, एक तो कल का ही दिन चयन हुआ है, जी जी। कल। तो कल दिन में कब? कल दिन में कब? कब यानी कि समय। जी 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 जी। तो ऐसे समय में आवेदन करें, बतलाएं कि जिस समय लग्न शुभ हो, जिस समय में लग्न शुभ, लग्न शुभ हो, या लग्न में शुभग्रह हो, केंद्र में शुभग्रह हो, या लग्न पर लग्न को शुभग्रह देख रहा हो, और शुभग्रह का लग्न हो तो और अच्छी बात है। लग्न शुभग्रह का हो तो अच्छी बात है। यदि कोई भी लग्न बनता है तो कम से कम इस जातक के चंद्र लग्न से 6ठे, चंद्र लग्न से 8वें, चंद्र लग्न से 12वें, ध्यान क्या अनुसार देना है परीक्षा के आवेदन के लिए? चंद्रमा से 6, 8, 12। चंद्र लग्न से, जातक के चंद्र लग्न से 6ठे जो राशि बनती है, 8वें जो राशि बनती है, 9, 12वें जो राशि बनती है, इन राशियों के लग्नों में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं आवेदन सबमिट करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरु का, जनों का कहना है। यह मेरी कहना नहीं है।
और बार बार एक क्लास में अगर 5 बार 10 बार गुरुजन गुरुजन शब्द आ जाते हैं तो उनके प्रति आदर की भावना बढ़ जाती है, उत्तम हो जाता है। चलिए, और चंद्रमा भी शुभ भाव में हो, ऐसे लग्न का निर्धारण करे कि चंद्रमा शुभ भाव में बने, यानी कि जो 6 नंबर की जो राशि है जिसमें चंद्रमा है वह भी 6 नंबर की लग्न हो जाए तो शुभ भाव में 6 नंबर की राशि आ जाए, वैसा लग्न हो। बातें समझ स्पष्ट हुई? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। 2 कंडीशन कि चंद्रमा से यदि यह चंद्रमा कन्या राशि में है तो कुंभ लग्न, काला रंग करते हैं, कुंभ लग्न, 6ठे 8वां मेष लग्न, 12वां सिंह लग्न में आवेदन न करें। अब अन्य लग्न ऐसा हो जिसमें लग्न से 6ठे 8वें 12वें चंद्रमा न बने। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। गुरुदेव वृक्ष लगन में बन सकता है? अब वृक्ष लग्न में बन सकता है तो चंद्रमा और कन्या राशि में है कुछ, तब वृक्ष लग्न में तो 1 2 3 4 5 उत्तम हो गया, लग्न भी स्थिर लग्न हो गया, सुभग्रह का लग्न हो गया, और चंद्रमा लग्न से 5वें हो गया, जन्म लग्न जो जन्म चंद्र लग्न है उसका लग्न से 5वें होगा तो शुभ भाव, इससे उत्तम क्या होगा। अब इसके बाद में हम लोग ग्रहों की स्थिति को जरा देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ है, सही है। तो अब जो है यह वृक्ष लग्न, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर है, बकरी ही है तो क्या हुआ, यहाँ पर है ना जी, फल तो तीसरे भाव का ही देंगे, और किसके अनुसार देंगे, कर्क राशि के अनुसार तीसरे भाव का देंगे, नहीं कि उच्च राशि का ही फल यहाँ का देंगे, क्योंकि बकरी होकर के है, इसके जैसा फल यहाँ के लिए देंगे। तो यहाँ दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हो गया, इतनी बात। सुभग्रह को देख सकते हैं ज्यादा करके, शुक्रदेव कहाँ है, तो शुक्रदेव यहाँ पर है, यानी कि लग्नेश तीसरे भाव में, संचार भाव में है, यहाँ पर है, यह भी अच्छी बात है। धनु राशि में चल रहे हैं अभी शुक्र देव, शुक्रदेव, हाँ धनु राशि, अगर हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो, तो अगर धनु राशि की ही बात की जाए तो धनु राशि कहाँ है, यहाँ पर हो तो भी तो ठीक ही है। धनु राशि तो अष्टम भाव में आ जाएगा ना गुरुदेव। तो क्या फर्क पड़ेगा, लग्नेश है तो लग्नेश अष्टम भाव में आ गए, तब तो यह गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हुआ कि नहीं? जी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। लेकिन लग्नेश को अष्टम भाव में होने का दोष नहीं लगता है। अच्छा एक बात पर यहाँ पर देखा जाए, कुंडली के थी जन्म को मुहूर्त के फलादेश थोड़े बतलाए जाते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि यदि लग्नेश अष्टम भाव में हो जाता है तो क्या होता है, यदि अष्टमेश लग्न में हो जाए तो क्या होता है। अष्टमेश लग्न भाव में होने से आयुहीनता को दर्शाता है ना। अच्छा, अष्टमेश लगन भाव में चलते हैं तो आयुहीनता को दर्शाते हैं। हाँ, और लग्नेश अष्टम भाव में आ जाता है तो क्या होता है, आयु की वृद्धि, आयु की रक्षा। तो फिर तब तो इसका रक्षा हुई है क्या गुरुदेव। और वह सुभग्रह की राशि है, और ये तो सा है, तो देखे और देखिए ना और क्या हो रहा है। और गुरु भी दृष्टि से देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति ही देख रहे हैं, दूसरी नंबर वाले भाव का स्वामी भावेश देख रहे हैं, गुरु शुक्र का संबंध है। एवं यह देखिए ना, यह 6ठे भाव का, लग्न के 6ठे भाव का स्वामी 8वें भाव में है, विपरीत राजयोग भी तो बन रहा है ना इस लग्न में। जी गुरुदेव। तो फिर राजयोग प्रभावी होगा कि नहीं होगा जी। अब वृषभ लग्न कब व्यतीत होगा यह भी देख ले हम लोग, जरा षष्ठी तिथि है तो वृषभ लग्न जो है वह दोपहर के बाद, यानी कि 1:30 बजे के बाद में वृषभ लग्न 1:30 बजे के आसपास से आएगा, जो 3 साढ़े 3 बजे तक रहेगा। जी जी जी, वह भी ठीक है, समय भी ठीक है। गुरुजी आयुहीनता को से कौन दर्शाता है? जब अष्टमेश लगने से जाते हैं
अष्टमेश यदि लग्न में होता है तो आयु क्षीणता को दर्शाते हैं, और लग्नेश अष्टम भाव में होते हैं और शुभ युक्त शुभ दृष्ट सुभद्रा की राशि में हो तो आयु को बढ़ाते हैं। ठीक है। आयु को बढ़ना शुभ हुआ ना, अच्छा माना जाता है ना। जी तो यहाँ पर तो सूर्य का अष्टम भाव में, लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना अच्छा हो गया। तो हमारी विचार तो यह है कि कल ही यह अपना आवेदन करें और वृषभ लग्न में ही सर्वोत्तम रहेगा गुरुदेव। सर्वोत्तम रहेगा। लग्न को बल देने वाले और कोई ग्रह जो जैसे है वैसे है। अब यहाँ पर देखा जाए मंगल भी है, 9 नंबर की राशि में ही मंगल है ना। जी अष्टम भाव में 4 ग्रह हो जाएंगे गुरु जी, बुध सूर्य मंगल और शुक्र। अच्छी बात है ना। जी कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े जो महान व्यक्ति विभूति हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध नहीं सफल व्यक्ति हुए हैं, उनके अष्टम भाव में कम से कम 2-3 ग्रह जरूर होते हैं। जी गुरुदेव। जी तो हो सकता है, कहने में पॉसिबल। किसी भी विद्वान की बातों को जब अंतर्मन से बोल दे तो उसकी अच्छाइयों की तरफ में फैले। अब यहाँ पर यदि मंगल यहाँ पर है तो विपरीत राजयोग बना, यह भी ये तो लग्न के 12वें भाव के स्वामी 8वें भाव में आ गए ना। जी लग्न से चौथे भाव का स्वामी अब 8वें भाव में है तो 1 2 3 4 5 सूर्य भी अपने मूल त्रिकोण राशि से 5वें भाव अपने मित्र की राशि में है, तो यहाँ के लिए तो फल अच्छे देंगे ना। अपने मूल त्रिकोण राशि से 5वें भी तो है। जी जी गुरु जी। और इस व्यक्ति के लग्न के पंचम यानी कि बुद्धि भाव के स्वामी भाग्य भाव में गोचर भी तो कर रहे हैं ना। जी जी इनके अब लग्नेश भी, अब यदि लग्न कुंडली की ले तो इनके लग्नेश इनके भाग्य भाव में है, पंचमेश इनके भाग्य भाव में है, इनके धनेश एवं सप्तमेश 2 शुभ भाव के स्वामी जो वो है तो वो भी यहीं पे है। यह तो और जो वृक्ष लग सायंकाल में तो शाम को आएगा ना। बात उन्हें शाम को नहीं, 3-3:30 बजे के आसपास तक रहेगा। 3:30 बजे तक रह रहा है बाबा। तो यह उत्तम है, यह उत्तम है। हम लोग केवल ये नहीं लग्न को देखें तो उस व्यक्ति के लिए कैसा वह लग्न है, समय है, तो उस व्यक्ति के लिए जन्म लग्न से पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में है, लग्न से नवम भाव में है तो शुभ हो गया, लग्न भी ठीक है। गुरुदेव